अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन ग़ालिबन सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है, जहाँ आप ये देखते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो बहुत बड़ी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन है, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का इदारा है, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसे उर्फ़ आम में आप एफडब्ल्यूओ कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसने अमेरिका की एक रिलेटिवली अननोन कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल यूएसएसएम के साथ एक $500 मिलियन का एमओयू साइन किया है, जिस एमओयू के तहत ये यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल जो है, ये पाकिस्तान में रेयर मिनरल, रेयर अर्थ मेटल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए, उनको ढूंढने के लिए $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी। सिर्फ यही नहीं हुआ, इसी 24 घंटे में आप ये भी सुनते हैं कि पाकिस्तान की एक और मिलिट्री के बहुत बड़े इदारे नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने, दोनों तकरीबन जीएचक्यू के आगे पीछे इनके दफातर और इनकी बिल्डिंग्स जो है वो पाई जाती हैं। एनएलसी ने एक और एमओयू साइन किया है एक ऐसी यूरोपियन कंपनी के साथ लॉजिस्टिक्स की, जिसके अंदर बड़ी सिग्निफिकेंट सब्सटेंशियल किस्म की चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो पाई जाती है। ये दोनों खबरें आप एक ऐसे वक्त में सुनते हैं जब अमेरिका के अंदर आज ही जो दिन शुरू हो रहा है, वहाँ पर अमेरिकन हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कांग्रेस का जो हिस्सा है लोअर, वहाँ पर उनकी जो रूल्स कमेटी है उसने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट एनडीएए के अंदर अमेंडमेंट्स का फैसला करना है, जहां पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने बड़ी इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट 492 जो है वो दाखिल करा रखी है, जिसे कांग्रेसमैन जिम मैकगवर्न और जो विल्सन जो हैं दोनों ने उसे को स्पॉन्सर किया हुआ है। और ये अमेंडमेंट जो है वो ये कहती है कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो एड है अंडर द इंटरनेशनल मिलिट्री एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसे कंडीशन किया जाए टू द सर्टिफिकेशन बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया जा रहा है, पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं हो रहे। तो ये सारा मामला क्या है, मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करूंगा जिस हद तक मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। दूसरी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मैं देख रहा हूँ कि अब मोहतरमा अलीमा खान साहबा, जिनको मसलसल टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो गई है कि मोहतरमा अलीमा खान साहबा ने और नईम पंजोथा ने मिलकर एक साजिश की और उन्होंने सहाफ़ियों की अडयाला जेल के बाहर जो है वो ठुकाई करवाई है, पिटाई करवाई है। ये क्या मामला है, मैं इस पे भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब याहिया आफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर 2025 के कवानीन को उन्होंने एक धक्का मार के पास करवा लिया है। और चार जो सीनियर मोस्ट हैं, बहुत रिस्पेक्टेड जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है चीफ जस्टिस को और उसे मीडिया के साथ शेयर किया है, जिसमें उन्होंने वजाहत की है कि ये जिस तरह से कवानीन बनाए गए हैं ये गलत है, ये सही तरीके से कवानीन जो है ये नहीं बने हैं, और असल में इसका सब्सटेंस भी गलत है, इसका प्रोसेस जो है वो भी गलत है। इसराइल की एयरफोर्स ने माल्टा और ट्यूनीसिया के ऊपर बड़ी डेंजरस फ्लाइट शुरू कर दी हैं, जहां वो फ्लोटिला इस वक्त ट्रैवल करना चाहता है गाजा की तरफ, जो स्पेन से और यूरोप से आया है, और जिसमें सैकड़ों ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, दुनिया भर के प्रोफेशनल्स यूरोप से और मशरक़ वस्ता से उस फ्लोटिले का हिस्सा है। तो ये वो बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, उसके साथ नेचुरली बहुत सी और भी डेवलपमेंट्स आती हैं, तो मैं एक एक करके बहुत तेज़ी से इनकी तरफ चलता हूँ। सबसे पहले तो देखिए कि पाकिस्तान की अंग्रेज़ी के अखबार जो है, जैसे डॉन है, उसने ये स्टोरी डिस्क्लोज़ की है कि कैसे फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लॉजिस्टिक सेल एनएलसी ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है। एक एक करके इनको देख लेते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ एफडब्ल्यू ने $500 मिलियन का ये एक एमओयू साइन किया है, और इसमें रेयर अर्थ मेटल्स का नाम लिया जा रहा है। मेटल्स का बहुत सा नाम लिखा है, कहीं कॉपर का नाम लिखा है, कहीं निकल का नाम लिखा है, कहीं कोबाल्ट का नाम लिखा है, और सबके लिखा है, लेकिन मेटल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस का एक एनालिसिस करेंगे। अच्छा, और एनएलसी ने साइन किया है मोटा एंगल के साथ। मोटा एंगल जो एक पोर्टुगीज कंपनी है, मैं उसकी भी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी ने और जो भी उनकी एक्टिंग चार्ज दी अफेयर्स हैं, मिस बेकर, उन्होंने इसे वेलकम किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है ये वेलकम करने के लिए कि बड़ी ज़बरदस्त खुशाइन किस्म की बात है कि अमेरिकन कंपनीज़ ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव कर रहे हैं, पाकिस्तान के अखबारों में भी ये लिखा जा रहा है। तहम अमेरिकन एम्बेसी ने जो ट्वीट किया है उसके नीचे 350 ट्वीट्स हैं। अगर आप जाके उन ट्वीट्स को देखेंगे तो उसमें से ग़ालिबन 340 जो हैं उसमें ठीक ठाक गाली गलौच है, बहुत गम और गुस्सा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप आसानी से कह सकते हैं कि 90% ट्वीट्स जो हैं उसमें लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म की है कि अमेरिका ये इन्वेस्टमेंट एक ऐसे टाइम पे कर रहा है जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है।
मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की कि भाई इतनी बड़ी जो कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो पाकिस्तान जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है, तो ये कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो पाकिस्तान में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने लगी और एमओयू उसने साइन किया है। मुझे पता चला कि ये यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल एक प्राइवेट कंपनी है, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं है। ये 2018 में मारज़ वजूद में आई, और चूंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, इसके कोई भी फाइनेंशियल डेटा जो है उसको पब्लिक डिस्क्लोजर उसका, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का होता है, आप रेवेन्यू बताते हैं, आप प्रॉफिट बताते हैं, शेयर होल्डर अर्निंग वगैरह बताते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो है इसकी आज तक सामने नहीं आ सकी। यानी 2018 में बनने वाली ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल, 7 बरस में इसका कोई काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट हमारे सामने नहीं आ सका कि इसने ये काम किया, इसने ये चीज़ किया, इसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। आपको इसका आप इससे और इसका मैंने इसको थोड़ा सा चैट जीपीटी ग्रॉक वगैरह पे सर्च किया, तो चैट जीपीटी से ये पता चला है कि इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो तकरीबन 2023 में या 24 में $6.27 मिलियन, यानी $6 मिलियन का इसका टोटल रेवेन्यू बनता है 2023 में या 2024 में। लेकिन ये भी एस्टिमेटेड है, किसी ने एस्टिमेट किया हुआ है या चैट जीपीटी ने एस्टिमेट कर लिया है, ये कंपनी ने खुद से डिक्लेयर नहीं किया कि हमारा ये रेवेन्यू। तो ना तो इस कंपनी ने 2018 से आज तक पब्लिकली अपना रेवेन्यू बताया है, ना उसने अपना प्रॉफिट बताया है, और ना ही इसकी कोई पब्लिक लिस्टिंग जो है अवेलेबल है। अच्छा, अब ये रेवेन्यू अगर मान लें, वैसे तो हमें नहीं पता चूँकि कंपनी ने खुद से नहीं बताया कि उसका क्या रेवेन्यू है, तो ये सिर्फ एक स्पेक्यूलेटेड रेवेन्यू है। लेकिन $6 मिलियन कितना छोटा रेवेन्यू है अमेरिका की किसी कंपनी के लिए, इसका अंदाज़ा इससे लगाइए कि मैकडॉनल्ड जिसकी 30,000 फ्रेंचाइजेज़ या आउटलेट्स हैं, या 30,000 से भी ज़्यादा हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, शायद 20,000 से ज़्यादा दुकानें या स्टोर तो मैकडॉनल्ड्स के बुनियादी तौर पे हर आउटलेट को आप एक स्टोर और दुकान के तौर पे देख सकते हैं। तो जो एक दुकान होती है मैकडॉनल्ड की, या एक स्टोर होता है, उसका ऑन एन एवरेज अंदाजन $4 मिलियन का साल का रेवेन्यू होता है। कितना होता है? $4 मिलियन का उसका रेवेन्यू होता है, जिसमें सिर्फ बर्गर वगैरह जो हैं वो बिकते हैं, और कुछ मैकडॉनल्ड जो ज़्यादा बिजी हैं, ये 24 घंटे के हैं, उनका रेवेन्यू इससे कहीं ज़्यादा होता है। तो एक ऐसी अमेरिकन कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल्स पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने लगी है $500 मिलियन की, जिसकी अमेरिका की इकोनॉमी की कायनात में उसकी कोई अचीवमेंट, कोई जिक्र वगैरह नहीं है, जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो पब्लिक लिस्टेड नहीं है, जिसके बारे में कोई फाइनेंशियल डेटा जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मैंने और इसमें क्या है कि अलबत्ता ये ज़रूर है कि कंपनी क्लेम करती है कि उसने बहुत सा कैपिटल रेज़ किया है मुख्तलिफ मौक़ों पे, और इस वक्त उस कभी $250 मिलियन रेज़ किया है, कभी $200 मिलियन रेज़ किया है, और इस वक्त शायद कंपनी का एक जो कलेक्टेड कैपिटल है, या एक्यूमुलेटेड कैपिटल है, या सपोर्टेड कैपिटल है, वो अंदाज़न $500 मिलियन बनता होगा। अच्छा, अब मेरे ऊपर ना आप जाएँ, मेरा मतलब सिर्फ निशानदेही करना था। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान का इतना बड़ा मीडिया है, 32-33 टेलीविज़न चैनल हैं, 24 घंटे काम करते हैं, बेतहाशा कॉम्पिटेंट एंकर हज़रात हैं, पाकिस्तान के बड़े अखबारात हैं, सोशल मीडिया है, ट्विटर पे लोग बैठे हैं, तो आप लोग यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी के ऊपर रिसर्च करेंगे, और हमें भी और समझने की कोशिश करेंगे, आवाम को भी समझाएंगे, हमारी भी मालूमात में इजाफा करेंगे, हमारी जानकारी में इजाफा करेंगे कि ये इतनी बड़ी कौन सी कंपनी है और ये क्यों पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात जो है लोग सामने लेकर आएंगे। दूसरा, इसके साथ देखिए कि जो मोता एल्गिन है, ये एक अपेरेंटली इसने एनएलसी नेशनल लॉजिस्टिक सेल के साथ इसने एक एमओयू साइन किया है। ये एक कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रकिंग एंड ट्रेन्स की कंपनी है, और चूंकि एनएलसी भी यही काम करती है, तो इस लिहाज से ये बड़ी एक रेलेवेंट कंपनी है। ये एक पोर्टुगीज़ कंपनी बताया जाता है, जो यूरो नेक्स्ट के ऊपर, ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, यूरो नेक्स्ट पे ये मेंशन्ड है। इसका रेवेन्यू जो है वो बिलियंस ऑफ यूरोज़ में गुज़श्ता सालों में है, और इसका जो लास्ट रिपोर्टेड रेवेन्यू है पब्लिकली, वो तकरीबन $123 मिलियन है। इस लिहाज से ये एक रीज़नेबल गोइंग कंसर्न है। लेकिन यहाँ पर जो इसका कंट्रास्ट ये है कि अनलाइक द यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी, जिसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि वो लिथियम की बैटरीज़ के अंदर से मेटल एक्सट्रैक्ट करती है, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रही है इनटू दी सर्च एंड एक्सप्लोरेशन फॉर दी रेयर अर्थ मेटल। इस कंपनी का जो बिजनेस लाइन है डिक्लेयर्ड, वो और एनएलसी की जो बिजनेस लाइन है वो आपस में अलाइन कर जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इस कंपनी, इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें ये जो मोटा फैमिली है पोर्टुगीज़ की, इसकी 40% इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसमें दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक चाइनीज़ बहुत बड़ा जो कॉन्ग्लोमरेट है, जिससे पाकिस्तान के अंदर तमाम बिजनेस कम्युनिटी अच्छी तरह से वाकिफ़ है, जिसे टेट्रा सी भी कहते हैं। टेट्रा सी है चाइनीज़ कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी, चाइनीज़ कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी टेट्रा सी जो है, उसके तकरीबन 32-33% शेयर जो हैं वो मोटा एल्गिन के अंदर हैं। अब इसका मतलब क्या है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایک امریکن کمپنی کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا ہے، اسی 24 گھنٹے میں ایک چائنیز سپورٹڈ کمپنی کے ساتھ پاکستان کے ایم او یو جو ہے وہ سائن ہوا ہے، اور دونوں ایم او یو جو ہے وہ پاکستان کی جی ایچ کیو ریلیٹڈ ملٹری آرگنائزیشنز جو ہیں، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور این ایل سی نے سائن کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے برسلز میں جو سہیل وڑائچ صاحب نے اس کو کوٹ بھی کیا تھا، برسلز میں جب پاکستانی کمیونٹی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ اور چین کے درمیان میں بیلنس کا بہت زیادہ تجربہ ہے، تو یہ وہ آپ بیلنسنگ ایکٹ کا یہاں پر مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، جہاں ایک پاؤں یعنی بنیادی طور پہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے، یہ پاکستان کی نیشنل اکانومی یا نیشنل اکانومی کے انٹرسٹس کے کوئی سالڈ ڈیسیجن نہیں ہے، یہ اس طرح کے ڈیسیجن نہیں ہے جو ایک ریاست کرتی ہے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہندوستان میں اور امریکہ میں کھپ پڑی ہوئی ہے، پاکستان میں چین کو اور امریکہ دونوں کو سائملٹینسلی انگیج رکھنے اور انہیں اوبلائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں نیشنل انٹرسٹ کی کوئی کنسیڈریشن نہیں۔ ہندوستان میں امریکہ اور ہندوستان کے درمیان میں کھپ پڑی ہوئی ہے آن دا بیسس آف نیشنل انٹرسٹ، وہاں نریندر مودی اپنی سیاست میں چاہے تو شاید وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کر لے، لیکن اس کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا پڑا۔ یہ فرق ہے ایک فنکشنل ڈیموکریسی اور ایک ڈکٹیٹرشپ کے درمیان۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس کے سامنے کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ جو رولنگ ایلیٹ ہوتی ہے اس کے اپنے ذاتی انٹرسٹ جو ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خالصتاً پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے، یہ پولیٹیکل لیوریجنگ ہے، یہاں پہ ایک پولیٹیکل انفلوئنس بلڈ کی جا رہی ہے، ایک طرف واشنگٹن میں، دوسری طرف بیجنگ میں۔ اب یہ ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے، یہ چیزیں ویسے ہی جڑ گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک حادثاتی ہی ہو سکتا ہے، اتفاقی ہے، لیکن اسی 24 گھنٹے کے درمیان میں جو اب شروع ہو رہے ہیں، امریکن ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو جس کو عرف عام میں آپ لوگ کانگریس کہتے ہیں، اس نے ایک بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹس کو فائنلائز کرنا ہے، اور یہ امینڈمنٹس جن کا خیر بہت سی امینڈمنٹس انہوں نے فائنلائز کرنی ہے، لیکن ہمارے حساب سے جو امینڈمنٹس امپورٹنٹ ہیں ان کا تعلق نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ NDAA کے اپروول سے ہے، جہاں سینکڑوں امینڈمنٹس جو ہیں وہ پروپوز کی گئی ہیں۔ اس میں ایک امینڈمنٹ پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس نے اس پہ بہت زور لگایا، یہ ہے امینڈمنٹ 492، جسے کانگریس مین جم میک گورن جو کو چیئر پرسن ہیں لینٹوس کمیشن کے، جن کی ہیئرنگ وغیرہ بھی میں نے دکھائی، کئی دفعہ ان کا میں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے وہ ایک امینڈمنٹ پروپوز کی بھی ہے۔ اس امینڈمنٹ کو اسپانسر یا سپورٹ کیا ہے جو ریپبلکن، کیونکہ جو جم میکگورن ڈیموکریٹ ہیں، ان کے ساتھ جو ولسن جو ریپبلکن ہیں انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، اور یوں یہ جو امینڈمنٹ 492 ہے انٹو NDAA، یہ ایک بائی پارٹیزن امینڈمنٹ بن جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے مہلکہ سمدانی صاحبہ نے، جو ایک اپنا ایک پاکستانی کمیونٹی کا ایک بڑا فعال فنکشنل گروپ رن کرتی ہیں، انہوں نے ایک بڑی پیشنیٹ چھوٹی سی ویڈیو میسج جو ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے اور امریکن جو رولز کمیٹی ہے ہاؤس کی، اس کے لیے انہوں نے ریکارڈ کیا ہے، وہ ٹویٹر کے اوپر ہے، میں نے اسے وہاں سے شیئر کیا ہے، اس کے اوپر میں نے کامنٹ بھی کیا ہے، اسے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ اس کے معاملہ ہے کیا، یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ نہیں کہتی، اچھا یہ امینڈمنٹس کا تعلق ہے انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ IMET کا جو ایک کوآپریٹو فریم ورک ہے امریکن پینٹاگون امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اور پاکستان ملٹری کے ساتھ۔ عرف عام میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو شاید رکوانے کی کوشش ہے، نہیں، یہ اس کو رکوانے کی بالکل بھی کوشش نہیں ہے۔ یہ امینڈمنٹ یہ کہتی ہے کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری آف ڈیفنس وہ ہر سال کانگریس کے سامنے یہ سرٹیفائی کریں کہ اگر وہ پاکستان کو یہ مدد دے رہے ہیں تو کیا وہ یہ سرٹیفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے نیسیسری اقدامات اٹھائے ہیں، کیا وہ یہ سرٹیفائی کر سکتے ہیں کانگریس کے سامنے کہ اب پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، پاکستان کے اندر رول آف لا کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل نہیں ہو رہے۔ اب ونس اگین اس سے بھی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی، بیکاز میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کئی دفعہ جہاں پروسیس اور اس کی ایک ڈیٹیل آ جاتی ہے تو لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں پر سیکرٹری آف اسٹیٹ اور سیکرٹری ڈیفنس بہت آسانی سے کانگریس کے سامنے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے گزشتہ 6 مہینے میں یا 9 مہینے میں یہ 3 مہینے میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہم نے ایک لیزون ڈیولپ کیا، ہمارے ان سے رابطے ہیں، اور وہ ہمیں یہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ رول آف لا کی جو سچویشن پاکستان میں خراب ہے اسے وہ امپروو کریں گے۔ انہوں نے ہم سے 3 مہینے یا 6 مہینے مانگے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن 1 سال میں کروا دیں گے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو سویلین ٹرائل اگر نہیں، مزید سویلینز کے ملٹری ٹرائل جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، صحافیوں کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، مختلف جو کیسز ہیں ہم ان کو ری ایگزامن کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے کہ وہ آ کے کہیں گے کہ نہیں یہ ہو نہیں رہا، جس طرح سے عام طور پہ لوگ پاکستان میں اس کو سمجھتے ہیں۔ ان کو صرف ایک بیسکلی ایشورنس دینی ہوتی ہے کانگریس کو کہ ہم اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ انگیج ہیں، لیکن جس قسم کی صورتحال پاکستان کے اندر ہے، امریکن ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس قسم کی ایک کانگریس کا تلوار جو ہے وہ ان کے سر کے اوپر لٹک جائے، بیکاز
अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो हैं, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में कि वो कांग्रेस को आके ये कहें कि हम पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ एंगेज हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमें रीएश्योर करवाया। तो ये सिग्निफिकेंस है अमेंडमेंट 492 की, इस वक्त जिसका फैसला जो है वो अगले 24, 36, 48 घंटों के अंदर अमेरिका में होना है। और जिस वक्त इसका फैसला होना है उसी वक्त आपके सामने खबर आती है कि एक अमेरिकन जो यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक मेटल कंपनी है उसके साथ पाकिस्तान की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन FWO का एक MOU हो गया है $500 मिलियन का। तो इसमें मैं चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि मैंने रीजनेबली अच्छा आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आप में से बहुत से लोग जो है अब इनिशिएटिव लेंगे और इस पर मजीद रिसर्च करेंगे कि इसका क्या मतलब जो है वो बनता है। अब हम थोड़ा सा ये देख लें कि सोशल मीडिया का जो दिन ख़त्म हुआ मंडे को पाकिस्तान के मीडिया का, होना तो ये चाहिए था कि पूरा पाकिस्तान के मीडिया का फोकस जो है वो बलूचिस्तान की तरफ होता, जहां बलूचिस्तान की 6 सियासी जमातों ने ऑपोजिशन की, जिनके बिहाफ पे मैसेज दिया था जनाब महमूद खान अचरकज़ई साहब ने, जो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के फाउंडर भी हैं और इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को लीड करते हैं, जिनको इमरान खान की भी सपोर्ट थी, जिनके साथ जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल, इन सब ने मिल के जो पहिया जाम हड़ताल की और जो शटर डाउन स्ट्राइक की बलूचिस्तान के तूल और अर्ज़ में, जो मेरे पास इस वक्त जो इतलात हैं कि ये इंतहाई कामयाब हुई। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इसकी बहुत ही कम रिपोर्टिंग की है। अगर आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे, पाकिस्तान के सोशल मीडिया को देखेंगे, जो बड़े बड़े वहाँ पर सरकारी किस्म के एंकर बैठे हुए हैं जो मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा के बहुत करीब हैं, तो आपको किसी भी किस्म का इसका जिक्र नहीं मिलेगा। वहाँ आपको ज़्यादा जिक्र इस चीज़ का मिलेगा कि आपको ये पता चलेगा कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने और नईम पंजोथा जो हैं उन्होंने मिल के एक साजिश की और साजिश के नतीजे में उनकी चूँकि बर्दाश्त बहुत थोड़ी है, उन्होंने बहुत ज़्यादती की। उन्होंने सहाफ़ी जो हैं जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट गालिबन तैयब बलोच साहब हैं, उनकी ठुकाई हो गई, उनको ज़द-ओ-कूब किया गया। इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन डिटेल मिलेगी, आपको बलूचिस्तान की नहीं मिलेगी। ये जो सहाफ़ियों का और मोहतरमा अलीमा खान के दरमियान में जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन आपको बलूचिस्तान की कोई तफसीलात वहाँ पे नहीं मिल सकेंगी। एंड दिस एक्चुअली इटसेल्फ इज़ क्वाइट अ कमेंट ऑन द मेंटालिटी ऑफ द पाकिस्तानी मीडिया। लेकिन अब ये है क्या मामला, ये अलीमा खान साहिबा वाला जिसे इतना उछाला जा रहा है। तैयब बलोच साहब जो हैं, जो मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है, लेकिन वो बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पाकिस्तान जो प्रेस एसोसिएशन है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की, उसके वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट वगैरह हैं, उन्होंने एक FIR दर्ज की है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और नईम पंजोथा के खिलाफ। वो कहते हैं कि नईम पंजोथा के कहने पे वहाँ पे 30-40 लोगों ने मुझे लंबा लिटाया, मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे बहुत मारा पीटा, मुझे ज़द-ओ-कूब किया। हालाँकि मैं तो वहाँ पे, और इसका ताल्लुक ये था कि मैं गुज़िश्ता 2-3 दिन में यहाँ पर आके सिर्फ़ मोहतरमा अलीमा खान साहिबा से उनकी अमेरिका की जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में मैं उनसे सवाल पूछता था और वो उसका जवाब नहीं देना चाहती हैं। और उस गुस्से में बुनियादी तौर पे उनका इशारा ये है कि अलीमा खान ने सारा कुछ मेरे खिलाफ इंजीनियर किया। ये क्या मामला है? ये क्या अलीमा खान ने ऐसी इतनी बड़ी कोई करप्शन की हुई है जिसको उछालने की कोशिश की जा रही है? मैंने ये थोड़ा सा पता किया और मैंने पूछा जनाब अहमद नूरानी साहब से, क्योंकि अहमद नूरानी साहब को कोट करके जंग जियो न्यूज़ ने पिछले कई दिनों से एक वावला मचाया हुआ है कि अहमद नूरानी की बहुत बड़ी एक स्टोरी आ गई है अलीमा की करप्शन के हवाले से। तो मैंने फिर अहमद नूरानी साहब से पूछ लिया। उन्होंने कहा, मुझे खुद भी अभी हैरानगी हो रही है कि ये अचानक इतना बड़ा इशू कैसे बन गया। मैंने कोई एक्यूजेशन भी नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ ये रिपोर्ट किया था कि कोई कंपनी उनके सामने आई है 2018 में, उसमें अलीमा खान की भी कोई $1 मिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं है, मज़ीद किसी ने पूछना है तो उनसे पूछ सकते हैं। अब अगर उसमें वाक़ई कोई ऐसी चीज़ होती, यहाँ पे ग़ालिबन स्कैंडल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के लिए इमरान खान की जमात या उनके लोग या अलीमा खान वगैरह जो फंड रेजिंग करती रहीं पाकिस्तानी अमेरिकन से, उससे उन्होंने पैसे बचा के जेब कोई निकाले हैं और अब किकबैक ले लिया है और उन्होंने, इससे कहते हैं, अमेरिका में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई। अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता, मतलब नोइंग अलीमा खान साहिबा एंड इमरान खान एंड शौकत खानम की जो पूरी एक स्क्रूटनी और डिलीजेंस होती है, जिस किस्म के लोग इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता, अंदाज़ा लगाएं कि 2018 की स्टोरी के बाद से अब तक इसका कितना तूफ़ान उठा होता। 2018 में अभी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद दोबारा उनकी हुकूमत आ गई 2022 में। 7 बरस के बाद इसको अगर उठाया जा रहा है तो इसका ताल्लुक अलीमा की करप्शन से नहीं है, ये कुछ और इस स्टेज के ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। और क्या करने की कोशिश की जा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान के केसेस, क्योंकि ये जो सारा बलवा और फसाद हुआ है और जो FIR दर्ज हुई है, ये एक ऐसे वक्त में दर्ज हुई है जब तोशा खाने केस की हेयरिंग थी। जब इमरान खान की हेयरिंग होती है, मीडिया उनसे बात करता है, ये कोई खबर अंदर से आती है, उस पर खबर बनती है। यहाँ कोशिश ये की जा रही है
اپیرنٹلی اور بھی ہو سکتا ہے بہت سے اس میں اہداف اور گول ہوں گے، لیکن ایک اس میں یہ ہے کہ عمران خان کی خبر کے بجائے آپ اور کنٹروورسی پیدا کر دیں، علیمہ کے گرد پیدا کر دیں، دنگا فساد کر دیں، آپ نے ایک بلوہ انجینئر کر لیا ہے، اور کس حد تک اس پہ محنت کی گئی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکومت کے بہت سے منسٹرز نے اس کے اوپر پوزیشن لے لی ہے۔ انفارمیشن منسٹر نے تو لی ہی ہے، بلاول زرداری صاحب نے بھی پوزیشن لے لی ہے، سندھ کے پتہ نہیں اور بھی دو چار لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر پوزیشن لے لی ہے۔ تو یہاں آپ کو کلیئرلی پتہ چل رہا ہے کہ ایک پھڈا جو ہے اس کو انجینئر کیا گیا ہے عمران خان کے کیسز سے اور اس کی پروسیڈنگ سے، ان کے میسیجز سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور بلوچستان درمیان میں بیچارہ سیکریفائز ہو گیا، اس کا کوئی ذکر جو ہے یہاں پہ نہیں پایا جاتا۔ اب میں آؤں اس چیز کے اوپر جہاں پاکستان کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے اسٹیم رول کر دیا ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجرز فار 2025 جو ہیں ان کو انہوں نے پاس کروا لیا۔ چار جو جج صاحبان ہیں سینئر موسٹ ریسپیکٹڈ، لیڈ بائی دا سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب، ان کے ساتھ عائشہ ملک صاحبہ، ان کے ساتھ منیب اختر بہت رسپیکٹڈ اینڈ سینئر، اور ان کے ساتھ جسٹس اطہر بن اللہ نے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے، تو چیف جسٹس اپنا یحییٰ آفریدی صاحب کو اسے انہوں نے شیئر کر دیا ہے پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، اور اس کی تفصیلات آپ پاکستان کے انگریزی اخبارات میں پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ نے رولز جو ہیں یہ بالکل خلاف قانون، خلاف کنونشن، اور آپ نے سبسٹنس کی بھی وائلیشن کی ہے، آپ نے پروسیجر کی بھی وائلیشن کی ہے۔ پہلے آپ نے یہ رولز خود سے بنا لیے، اگست کی 12 تاریخ یا 8 تاریخ کو آپ نے انہیں نوٹیفائی کر دیا۔ جب آپ نے ان کو نوٹیفائی کر ہی دیا، خود سے بنا دیا، تو کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ کیسے آپ نے یہ رولز کریٹ کر دیے۔ اس کے بعد آپ فل کورٹ کی جو میٹنگ بلا رہے ہیں، جس کو دن کے دوسرے حصے میں ان تینوں چار جج صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو بائک آؤٹ کیا، انہوں نے کہا یہ میننگ لیس ہو گئی ہے، جب آپ نے پہلے ہی رولز بنا لیے ہیں، آپ نے پہلے ہی پاس کروا لیے ہیں، آپ صرف اس کمیٹی کو استعمال کر رہے ہیں اس کو اسے کہتے ہیں ویلیڈیٹ کرنے کے لیے، ان رولز کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے۔ یہ رولز بھی غلط ہیں، اس کا پروسیس بھی غلط ہے، اور یہ آپ نے جو ہے پورا کا پورا پروسیس اور اس کا سارا اسٹرکچر توڑ دیا ہے، لیکن کون پرواہ کرتا ہے پاکستان کے اندر جو حالات ہیں۔ بہرحال یہ کیا ہے جناب آنریبل چیف جسٹس صاحب۔ جب میں دیکھتا ہوں یحییٰ آفریدی صاحب کو، مجھے ویسے خیال آتا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کتنی بڑی زیادتی کی، جو ایک کنونشن اسٹیبلش ہو چکا تھا پاکستان میں ججز کی سینیورٹی کا، اچھا تھا یا برا تھا، ججز کیس کے بعد سے 1996 سے 1996 سے چل رہا تھا، ایک چیز جس کی 24 آپ کہیں کہ تقریباً نصف صدی 48 برس تک پاکستان میں جس پرنسپل کو ابائڈ کیا گیا، اس سے کتنی آسانی سے آفریدی صاحب نے یحییٰ آفریدی صاحب نے اسے وائلیٹ کیا۔ دس از ہاؤ یو ڈسٹروائے دی انسٹیٹیوشنز۔ بہرحال موونگ فارورڈ میں آپ کے سامنے یہ بات کروں کہ اسرائیل کی ایئر فورس جو ہے وہ مسلسل سرویلنس کر رہی ہے، طرح طرح کے طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں ٹیونیسیا کے اوپر اور مالٹا کے اوپر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو فلوٹلا یورپ سے بارسلونا سے چل کے میڈیٹرینین سے سفر کرتا ہوا ٹیونیسیا پہنچا تھا، جس نے اب غازہ کا رخ اختیار کرنا ہے، غازہ کی سیج کو اٹھانے کے لیے، اس کو ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، اور اب یہ اگلے جو چند دن ہیں یہ بڑے کرٹیکل ہوں گے اس حوالے سے بھی۔ کچھ 2 دفعہ پہلے جو غازہ کے سیج کو لفٹ کرنے کے لیے یورپینز نے اس طرح سے کوشش کی تھی، اسے ناکام بنایا گیا ہے، لیکن اس وقت یہ فلوٹلا ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے ستمبر کے مہینے کے اندر، جب بہت جلدی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا بھی سیشن ہونا ہے، جہاں پہ بہت سی حکومتیں جو ہیں وہ اسرائیل کے بارے میں بڑی ایک پوزیشن لینا چاہتی ہیں ویسٹ بینک کے حوالے سے اور پیلسٹین اسٹیٹ کے حوالے سے، جس میں فرانس ہے، جس کے اندر برطانیہ ہے، جس کے اندر آئرلینڈ ہے، جس کے اندر اسپین ہے، جس کے اندر ناروے ہے، جس کے اندر اور بھی بہت سے ممالک ہیں۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ فرانس کی حکومت گرا دی گئی ہے پرائم منسٹر کی، کیونکہ پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون نے پوزیشن لی ہوئی تھی، ان کے لیے بہت بڑا کرائسس جو ہے کھڑا ہو گیا ہے۔ ویسے تو آپ کو کہیں لکھا ہوا پرنٹ میں نہیں ملے گا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے کسی لابی کی، لیکن میرا دماغ یہی کام کرتا ہے کہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے لیے ایک کرائسس انجینئر کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور لابی نے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔